नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम विजन का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो 2021 है उसका जो है कि एक टेस्ट सीरीज लगा रहे थे। तो ये हमारा पहला टेस्ट है। अभी तक हमने जो कि 75 क्वेश्चन कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 76। ठीक है, 76 क्वेश्चन हमारा है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको सेंट्रल जू अथॉरिटी के संबंध में बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपका, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट करें, प्रधानमंत्री केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। ओके, थर्ड वाला स्टेटमेंट आपसे करें, प्राधिकरण को भारत में चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने या उनकी मान्यता वापस लेने का अधिकार प्राप्त होता है। देखो, सेंट्रल जू अथॉरिटी के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। देखो, इसका जो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन है ना, जो 2 वाला स्टेटमेंट है, ये देखो कह रहा है कि पीएम सेंट्रल जू अथॉरिटी के जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं। जी नहीं, प्रधानमंत्री जो कि इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो होते हैं हमारे जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वो जो है कि इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है कि रॉन्ग है। तो जहाँ जहाँ 2 है वो काट कर दो। ये डी कट गया, सी कट गया, ए भी कट गया। हमारा आंसर अपने आप आ गया बी, 1 और 3। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है कि यह जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। थर्ड क्या कि इसी अथॉरिटी को जो कि ये राइट है, यही अथॉरिटी के पास ये पावर है कि ये जो कि चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है या फिर उनकी मान्यता वापस लेता है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी, 1 और 3। ठीक है दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में। इसके संबंध में बताना कि इसके बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, हाथ से मैला ढोने अर्थात मैनुअल स्क्वेंजिंग वालों से संबंधित मामले। ओके, ये मतलब इसके अंदर कौन कौन से मामले आते हैं। ठीक है, ये पूछा है। सेकंड कह रहा है कि घुमंतू विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की समस्याओं से संबंधित मामले। ओके, थर्ड कह रहा है स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। तो ये जो देखो तीनों स्टेटमेंट है ना, ये तीनों सही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत ये तीनों मामले आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सी सही रहेगा। थोड़ा सा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बॉडी है, इसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नॉलेज ले लेते हैं, रिवीजन कर लेंगे अपना। देखो, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, थोड़ा इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो इसको जो कि यूएन द्वारा एक ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि यूएन द्वारा जो कि 10 दिसंबर 1948 को जो कि गठित किया गया था। और 10 दिसंबर को तभी से जो कि ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, मानव अधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर क्या हुआ, यूएन ने जो कि ऑफिशियली रूप से सभी देशों को बोला कि आप इस पर कुछ कानून बनाइए। इसके लिए यूएन ने जो कि 1991 में जो कि आपका पेरिस प्रिंसिपल लेकर आया। ठीक है, क्या? पेरिस प्रिंसिपल आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि पेरिस प्रिंसिपल किससे संबंधित है, तो ऑप्शन आ जाएगा मानव अधिकार आयोग, पर्यावरण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, कुछ ऐसा। तो आपको सीधा आंसर होगा किससे, वो मानव अधिकार आयोग से संबंधित। तो 1991 में पेरिस प्रिंसिपल आया, जिसमें ये कहा गया कि सभी देश जो कि इस प्रिंसिपल कुछ इसमें जो कि रेगुलेशन दिए गए थे, कि बोला गया कि सभी देश इसको जो कि फॉलो करेंगे। तो इसी के तहत जो कि भारत ने भी 1993 में जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया था। ठीक है, इसी के तहत ये हमने कुछ बैकग्राउंड समझा और थोड़ा सा इस बॉडी के थोड़ा सा स्ट्रक्चर के मामले में समझ लेते हैं। देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो प्रावधान है, इसकी जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट हमारी नियुक्ति करेगा। ठीक है, और उनका रिमूवल भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही रिमूवल करेगा। ठीक है, और इनका जो टर्म्स होता है वो जो है कि 3 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले हो जाए वो उसी के तहत जो कि इनका टर्म्स होता है, कार्यकाल। ठीक है, अब इसका देखो चेयरमैन कौन बनेगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन जो होता है वो जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चाहे चीफ जज, चाहे वो सीजीआई हो, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लेकिन रिटायर्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं वर्किंग नहीं होगा। ठीक है, जो भी जज होगा वो रिटायर्ड जज होगा, चाहे वो सीजीआई हो, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो। ठीक है, और इसके जो मेंबर होते हैं, जो अन्य सदस्य होते हैं, वो जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव या फिर रिटायर्ड जज होते हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव या रिटायर्ड जज, या फिर हाई कोर्ट का कोई सीजीआई, या फिर जो कि आपका हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, हाई कोर्ट का कोई
चीफ जस्टिस होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हमने समझ लिया। चलो अब थोड़ा सा अभी इसको क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हाल ही में 2019 में संशोधित किया गया था, तो उसी संबंध में आप इसके बारे में जानते रहिए। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ओके, स्टेटमेंट 1 है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। सेकेंड है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। थर्ड है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। देखो, जो अगर आपने थोड़ा सा संविधान संशोधन के संबंध में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो नए राज्यों का प्रवेश या गठन है ये जो कि सिंपल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी से होता है और ना कि ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है। तो हमारा 2 वाला ऑप्शन जो है कि गलत है। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन जो कि 368 के अंतर्गत जो कि संशोधित नहीं किया जाता है तो ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो ये देखो सेकेंड वाला गलत है, तो ये हमारा ए करेगा, बी करेगा, सी डी भी करेगा। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है, सी है। देखो एलिमिनेशन मेथड ऐसा है ना कि अगर आपको एक पॉइंट जो है कि सही पता चल जाए और वो भी ऐसा पॉइंट होगा जो आप कभी ना कभी पढ़े होंगे, ऐसा ही पॉइंट वाला होगा जो आपको उस टाइम एग्जाम में याद करना होगा कि हाँ ये वाला पॉइंट मैंने कहीं ना पढ़ा था। थोड़ा सा उसको बस ये होता है कि आप ध्यान दीजिए कि उसका मतलब पूर्ण रूप से वो आपको श्योर हो कि हाँ ये वाला सही है या ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो कि आपका जो आंसर है वो क्या है, आपका 1 और 3। जी हाँ, संसद में जो कि राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने के लिए भी जो कि आर्टिकल 368 में हमें परिवर्तन करना पड़ता है। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 368 के बारे में एक्सप्लेन से और कहाँ हमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत पड़ती है। एक सेकेंड। जी हाँ, देखिए आर्टिकल 368 का जो कि हम और प्रयोग काम करते हैं। पहले तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया में संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का जो विस्तार होता है उसमें अगर कोई संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 का प्रयोग होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कोई संशोधन है, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्ति का विभाजन है उससे संबंधित कोई है, सातवीं अनुसूची से संबंधित कोई हमको अगर बदलाव करना है तो 368 की जरूरत पड़ेगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा कितना नहीं इसमें कोई अगर परिवर्तन होगा तो भी 368 में कोई हमको जरूरत पड़ेगी। चौथा क्या है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, यानी कि स्वयं अगर आपको अनुच्छेद 368 में भी कोई परिवर्तन करना है तो भी अनुच्छेद 368 की ही सहायता लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये अब समझो अगर आर्टिकल 368 की जरूरत कहाँ पड़ती है हमें, जहाँ एक तरह से आप देखोगे फेडरल स्ट्रक्चर हमारा अफेक्ट होता है, ऐसा कुछ अमेंडमेंट जिससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो अगर प्रभावित हो रहा है, ये सब आपको पॉइंट से पता चल रहा होगा। तो अगर ये प्रभावित हो रहा है तो हाँ वहाँ पर जो कि आप देखोगे आर्टिकल 368 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फटाफट से क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी है मूल अधिकार, डी है 11वीं अनुसूची। देखो अगर आपने DPSP को पढ़ा होगा तो ये आपका आर्टिकल 45 जिसको जो कि संशोधित किया गया था उसके बाद जो कि ये वाला स्टेटमेंट पूरा ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा किस में होगा, DPSP में। अच्छा क्वेश्चन था, DPSP को आप अच्छे से हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, आपको हर साल 1-2 क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 80 हमारा। नीचे दिए गए निम्न में से कौन से प्रावधान मूल कर्तव्यों में वर्णित किए गए। आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटी में कौन कौन से प्रावधान हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी हमारा आर्टिकल 51A के तहत जो कि लाया गया है। देखिए कौन कौन सा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें से बोल रहा है। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है आपका 1 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा उसका संवर्धन करना। ओके, सेकेंड है राष्ट्रीय महत्व के सुघोषित स्मारकों की सुरक्षा करना। ओके, थर्ड है भारत की प्रभुता एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना तथा उनकी रक्षा करना। ओके, फोर्थ है समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपका जो कि 4 स्टेटमेंट है, आपको बता रहे हैं इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी हमारा है। ऑप्शन है आपका ए 1 और 3, बी है 2 और 4, सी है 1, 3, 4, डी है 1, 2, 3, 4। अगर आप ये फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ोगे हमारा आर्टिकल 51A में तो आपको पता चलेगा ये चारों जो कि हमारे जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, चलो चलते बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है BR अम्बेडकर द्वारा निम्न से किसे संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है।
ये आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा। ये जो बात कर रहा है संविधान का हृदय और आत्मा, ये जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, जहाँ पे मूल अधिकार का हनन होने पर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 82। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है। ठीक है, कौन सा ऐसे नागरिक जो भारत में रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो कि भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे है। स्टेटमेंट नंबर 1, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतः निवास कर रहा है। ओके। सेकेंड, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष से भारत में साधारणतः निवास कर रहा है। ओके। थर्ड क्या है, पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत का नागरिक था और 12 माह मतलब 1 साल। ठीक है, 1 साल से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। देखो, और आपसे पूछा सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है केवल 2। यहाँ पे आप अगर ध्यान से पढ़ो, जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर रह रहा है, भारतीय मूल का है, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता ले सकता है, बस उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अगर वो पूरा करता है तो। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष से भारत में साधारणतः निवास करो। जी नहीं, अगर किसी ने भारतीय नागरिक से विवाह किया है और 2 वर्ष नहीं, यहाँ पे क्या होगा 7 वर्ष से। ठीक है, 7 ईयर्स से अगर वो भारत में रह रहा है तो वो भारतीय नागरिकता जो कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो कि प्राप्त कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, वहाँ जहाँ 2 है उसको अब हम कट कर देते हैं हम लोग। देखो, ये वाला हमारा कट जाएगा, बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन बचा है सी और ए। थर्ड वाला अगर अब सारी दावेदारी थर्ड पे आ गई है, देखते ये सही है कि नहीं। थर्ड वाला क्या है, पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत का नागरिक था और 12 माह यानी 1 साल से भारत में साधारणतः निवास का। जी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि 1 साल से। ठीक है, 1 साल से नहीं, कम से कम उसको भी 7 साल से भारत में निवास करेगा, तब जाकर जो कि वो रजिस्ट्रेशन के जरिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होगा। तो हमारा जो कि थर्ड स्टेटमेंट में गलत होगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, केवल एक वाला स्टेटमेंट सही होगा, पहला वाला। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्याभूत अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये ध्यान देना कि आपसे पूछा है क्या सही नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 25 के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने का अधिकार शामिल है। ऑप्शन बी है यह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आरोपित सीमाओं के अधीन है। ऑप्शन सी है इसके तहत लोगों का धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है। ऑप्शन डी है यह धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। देखो, अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो एक निगेटिव स्टेटमेंट साइन कर रहा है जिसमें लग रहा है जोर ज़बरदस्ती की बात आ रही है, वो है ऑप्शन सी कि धर्मांतरण करने हेतु सहमत करना भी शामिल, मतलब किसी को आप फोर्सफुली जो कि सहमत कर सकते हो। तो ये नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया हमारे आर्टिकल 25 to 28 में। यहाँ पे देखो, ये भी आपको राइट है कि आप चाहे तो किसी धर्म का पालन नहीं करना चाहते, आप किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, तो ये भी आपको राइट है कि आप नहीं कर, अगर आप नहीं करना चाहते आप नहीं कर सकते, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करवाएगा। फिर जो बी वाला है ये भी सही है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इन कंडीशन पे जो कि आपके के मामले पे जो है कि राज्य जो कि हस्तक्षेप कर सकता है या कुछ सीमाएं लगा सकता है। ठीक है, तो बी भी सही है। और थर्ड जो बोला ये इसके तहत जो धर्मांतरण नहीं, धर्मांतरण करने का राइट नहीं दिया गया, ये गलत है। डी जो है कि धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, यह भी सही है, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा सही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ देखते हैं। 84 कह रहा है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की निम्नलिखित में से किन समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए संघ शक्ति समिति, सॉरी ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 है संघ शक्ति समिति, सेकेंड है राज्यों के लिए समिति, थर्ड है संघीय संविधान समिति, फोर्थ है प्रक्रिया नियम समिति। तो आपको सही उत्तर चुनना है। स्टेटमेंट ऑप्शन ए है 1 2 3, बी है 3 और 4, सी है 2 3 4 और डी है 1 2 4। तो देखो, जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति,
संघीय संविधान समिति, इन सबके अध्यक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। एक देखो राज्य समिति था, मतलब राज्य की प्रक्रिया संबंधी मतलब राज्य के लिए समिति था, तो उसके जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन वो क्या है, वो डिफरेंट है, वो राज्यों का कैसे राज्यों के विषय में कुछ बातचीत है उसके बारे में था। ये जो समिति है ना, ये राज्यों से समझौता करने के, जैसे जितने राज्य अलग अलग बैठे थे, सब राज्य अलग अलग थे, तो उनके बीच में समझौता करा के एक भारत का एकीकरण करना था, समथिंग ये सब चीज़ें थी। तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे। अब बाकी जो प्रक्रिया नियम समिति है, ठीक है, ये वाला आपका, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ जहाँ जहाँ पे वो कट जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये सेकेंड और थर्ड नहीं भी पता है, अगर फोर्थ कंफर्म पता है, फोर्थ पता है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो भी आप अपना आंसर एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 85। क्वेश्चन नंबर 85 जो है कि आपका बात कर रहा है सीबीसी के संदर्भ में। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है, इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। ओके। बी कह रहा है, क्या इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। सी कह रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पदच्युत किया जा सकता है। ओके। डी कह रहा है आपका, सीबीसी को अपने कार्य के निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। आपसे पूछा इसमें से कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है, आपको सही बताना बताइए, इसमें 3 गलत होगा, 1 सही होगा। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा, ये पहला ए वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। इसको जो कि 2005 में स्थापित नहीं किया गया था, इसको जो कि स्थापित किया गया था 1964 में। आपका सांथनम कमेटी थी, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे जो कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और आपका देखो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट करा कि इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के समान ही पदच्युत किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। सिर्फ इसी आधार पर नहीं, और भी आधार है जिस पर जो, जैसे कि आप समझो दिवालिया अगर ये हो गया, ठीक है, चरित्रहीनता से संबंधित कोई अपराध लग गए, लाभ के पद को ये ग्रहण करते हैं, मानसिक या शारीरिक कारणों से असमर्थ हैं, आर्थिक लाभ का ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो ये सब भी केसेस हैं, तो भी इनको जो कि हटाया जा सकता है। तो ए हमारा गलत हो गया, सी गलत हो गया। और ऑप्शन डी देखते हैं, जो कह रहा है सीबीसी को अपने कार्य निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। क्या इन्हें अपना रिपोर्ट जो कि केंद्र सरकार को सौंपना होता है या फिर राष्ट्रपति को? तो देखो जो ये कह रहा है कि इन्हें केंद्र सरकार को, ये सही है, डी वाला ऑप्शन सही है कि इनको जो कि अपना जो कि रिपोर्ट जो कि केंद्र सरकार को ही सौंपना होता है। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है कि इसमें एक केंद्रीय सतर्कता अध्यक्ष और 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। जी नहीं, इसलिए मुझे कि मल्टी बॉडी है, इसमें कई सारे मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और सीबीसी के बारे में समझ लेते हैं। देखो सीबीसी का जो नियुक्ति होता है ना, वो जो कि प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और इनका जो टर्म्स होता है, अब ये 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए उतने टाइम तक ये जो कि अपने पद पर होते हैं। और उसके बाद देखोगे इनका जो गठन होता है ना, प्रेसिडेंट करता है, तो प्रेसिडेंट जो है कि एक कमेटी की सलाह पे करता है। उस कमेटी में जो कि 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं, दूसरे हमारे जो कि होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर होते हैं, और थर्ड क्या है कि लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, अपोजिशन लीडर होता है। ठीक है, ये 3 लोग मिलके एक कमेटी मिलके जो डिसाइड करते हैं कि कौन जो कि इसका नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि सीबीसी का मेंबर, सीबीसी का अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, इसके लिए इतना आपको समझ में आ गया। आगे से सीबीसी के संबंध में कुछ और क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, पहला स्टेटमेंट आपका, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मंत्री स्तरीय समिति है। ओके, भारत अभी इस समिति का सदस्य नहीं है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही आंसर देखो दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मंत्री स्तरीय समिति, जी हाँ, यह जो कि IMF का ही एक पार्ट है। सेकंड क्या है, भारत इसका सदस्य नहीं, ये गलत, भारत भी इसका सदस्य है। तो वहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। चलो चलते 87 की तरफ। एक
87 कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सेम मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ऐसा कौन सा मूल अधिकार ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, सेकंड है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। ठीक है, आपको सही उत्तर चुनना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 3, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। सही इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 2 और 3। पहला जो है ना, ये जो है कि विदेशियों को भी अधिकार दिए गए प्रारंभिक शिक्षा का। देखो हमारे जो हम लोग को अधिकार मिले गए हैं, भारतीयों को केवल मिले वो 5 आर्टिकल ऐसे हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो आर्टिकल है ना, ये 5 आर्टिकल ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिले हैं। ठीक है, तो 15-16 में देखोगे ये बात कहेगी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर चाहे जॉब में चाहे किसी और चीज़ के लिए जो कि भेदभाव नहीं होगा। ये ऐसा आर्टिकल 15 और 16 भी हमारा बोलता है। ठीक है, और वाक और अभिव्यक्ति हमारा आर्टिकल 19 में है। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देखो ये आर्टिकल 21 में है। ठीक है, तो ये तो भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। तो एक वाला ऑप्शन हट जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 2 और 3 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है डीपीएसपी से। पहला स्टेटमेंट है ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए। दूसरा है ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए। थर्ड है ऐसी नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें। आपको बताना है जो डीपीएसपी है वो क्या निर्धारित करते हैं, क्या ये तीनों चीज़ें निर्धारित करते हैं। आपको सही उत्तर बताना है केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। देखो इसका जो सही आंसर है वो तीनों स्टेटमेंट सही है। जो हमारा डीपीएसपी है वो जो कि लोगों को जो कि कुछ अधिकार भी देते हैं, भले वो अधिकार जो कि नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख लो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, आर्थिक शोषण के विरुद्ध का अधिकार की बात करता है, कार्य करने का अधिकार की बात करता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की देखभाल का भी अधिकार है। ठीक है, तो ये कुछ अधिकार तो डीपीएसपी में बात करता है, लेकिन जो कि नॉन जस्टिसिएबल, ये ध्यान रखना, लेकिन अधिकारों की बात करता है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारे इसी आधार पे सही रहता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए। जी हाँ, इसकी भी बात करता है। जैसे आप करो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता होना चाहिए, है ना, इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। तो ऐसे कुछ उद्देश्य है जो ये समाज को अपनाना चाहिए, इसकी भी बात करता है। और कुछ कह रहा है कि एक सेकेंड, और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ऐसी नीतियाँ बनाया जाए जिन्हें सरकार द्वारा अपनाए जाए, ऐसी नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो कुछ नीतियों की बात करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि शांति को प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। तो ये सब भी कुछ प्रावधान है जो डीपीएसपी में बात किए गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो 1 2 3 तीनों हमारे स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके द्वारा धारित विभागों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। ठीक है, प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य इधर दिया गया, इधर विभाग दिया गया। आपको बताना है कौन सा सही मैच है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, सही सुमेलित है। पहला है आपका जवाहरलाल नेहरू जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित थे। बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्या वो शिक्षा से संबंधित थे। थर्ड है वल्लभ भाई पटेल, क्या वो सूचना और प्रसारण से संबंधित है। ठीक है, आपको सही आंसर इसमें से चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, तीनों। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ये तीनों सही है। ये क्या हो जा रहा है भाई बार बार, एक सेकेंड। देखो ये तीनों सही है। ठीक है, इसके अलावा और भी समझ लो कुछ और थे मंत्रिमंडल के सदस्य जिसके विभाग थे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे रक्षा संबंधी विभाग जो था, डिफेंस वाला जो विभाग था वो जो कि बलदेव सिंह के पास था। खाद्य और कृषि संबंधी जो विभाग था वो जो कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। और स्वास्थ्य से संबंधित जो विभाग था वो रानी अमृत कौर के पास था। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे उद्योग को देख लो आप, जो इंडस्ट्री वाला विभाग था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। ठीक है, रेलवे और परिवहन जो कि डॉक्टर जॉन मथाई के पास था। तो ये एक बार ज़रूर आप बुक से देख लीजिएगा कि कौन सा विभाग किसके पास था। ठीक है, चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 90 है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के संदर्भ में बात करें, केंद्रीय सूचना आयोग।
ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है CIC को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया और तत्पश्चात इसे सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इस जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। ओके। थर्ड कह रहा है यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। ये 3 स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है, आपको सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 2, बी है केवल 1 और 2, सी है 1 2 3, डी है केवल 3। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों देखो CIC के बारे में अगर आप समझो तो CIC को पहले कार्यकारी निकाय बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी दिया गया कहा गया, ऐसा गलत है। CIC को जब गठित किया गया तो इसको RTI एक्ट 2005 के तहत ही गठित किया गया था। ऐसा नहीं कि इसको बाद में जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी या किसी एक्ट के तहत लाएगा, ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला गलत है तो ऑप्शन सी बी कट जाता है, बचता है ए और डी, मतलब इसमें से कोई एक ही सही एक गलत है। सेकंड कह रहा है जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कि जांच करते समय आयोग को जो कि सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। थर्ड कह रहा है यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। जी नहीं, देखो इसके पास कार्रवाई करने का कोई पावर नहीं है। ये क्या करता है, रिकमेंड करता है कि हाँ कोई व्यक्ति अगर दोषी तो इसके विरुद्ध जो कि कार्रवाई किया जाए केंद्र सरकार को, बट ये जो कि खुद कार्रवाई नहीं करता है। तो थर्ड गलत है, पहला गलत है। जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो केवल सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए इसका का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है 91 कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट आपका है इसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया है। सेकेंड है यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का सदस्य होना आवश्यक है, ऐसी बात करें। ठीक है, आपको सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 न तो 2। ठीक है, तो इसका देखो पहला जो इसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसको 2012 में पोक्सो एक्ट के तहत नहीं गठित किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो आप देखोगे इसको जो है कि 2005 में गठित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोक्सो एक्ट के 2012 के तहत नहीं गठित हुआ था, ये ध्यान रखना। दूसरा आप ये स्टेटमेंट जो कह रहे हैं ये बहुसदस्यीय है और इसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, तो ये सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। ये ध्यान रखें कम से कम 2 महिलाओं का होना ज़रूरी है इसके जो मेंबर है। तो हमारा बी स्टेटमेंट सही है, ए वाला गलत है। चलते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनरेगा से संबंधित है, MG नरेगा से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा एवं योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है यह प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 150 दिन 150 दिनों की रोजगार मजदूरी गारंटी प्रदान करता है। ओके। सेकेंड कह रहा है परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के ग्राम पंचायतें उत्तरदायी हैं। ठीक है, जो परियोजनाएं हैं उसके अभिनिर्धारण के लिए जो कि ग्राम पंचायतें उत्तरदायी हैं, जबकि सभी परियोजनाओं के सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए ग्राम सभाएं उत्तरदायी हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट करें इस योजना के लाभार्थी में कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत कार्य हेतु पंजीकरण कराया है। ठीक है, आपको सही आंसर चुनना है। ऑप्शन ए है आपका 1 2 3, बी है 1 and 3, सी है 2 and 3, डी है केवल 1। तो देखो इसका जो पहला वाला स्टेटमेंट है यही गलत है। अब देखो यहाँ पे 150 दिन की बात नहीं है। MG नरेगा में आपको गारंटी 100 दिन का काम मिलता है। ठीक है, अगर 100 दिन का काम अगर आप जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपको काम नहीं मिलता तो आपको सरकार जो कि बिना काम किए भी पैसा आपको रोज़ देती रहेगी। ठीक है, 100 दिनों के लिए। तो ये इसीलिए इसको कहते क्या, गारंटी रोजगार। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत, हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। तो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत। हमारा आंसर अपने आप आ गया 2 and 3। अगर हमको सेकंड और थर्ड भी नहीं पता तो देखो कितना ट्रिकी है। आराम से एक स्टेटमेंट से जो कि हम अपने आंसर की तरफ चले गए। तो ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ जिसके स्टेटमेंट आपको नहीं पता या आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं सुना होगा, तो घबराइए मत, उसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। आप हो सकता है आप अपने आंसर तक पहुँच जाए। सेकेंड वाला सही है कि जो परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी होती है, जबकि जो सभी परियोजनाओं का जो सामाजिक लेखा परीक्षण होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, ग्राम सभाएं। ठीक है, और थर्ड भी सही है, इसमें जो कि 1/3 महिलाएं शामिल होंगी, ये भी इसमें जो कि इस योजना का ही एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सब कैसो है जो कि पूछा निम्न उद्देश्यों पर विचार करें। उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की गरिमा, प्रतिष्ठा की क्षमता, राजनीतिक स्वतंत्रता। भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 93
निम्न उद्देश्यों पर विचार करें: उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की गरिमा, प्रतिष्ठा की समता और राजनीतिक स्वतंत्रता। इसमें सब पूछा आपको कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रेम्बल में उपयुक्त में से कौन से उद्देश्य उल्लिखित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रेम्बल से, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, बी है 1, 3, सी है 2, 4, डी है 1, 2, 4। देखो, अगर आप देखो प्रेम्बल देखोगे तो वहाँ पे उपासना की स्वतंत्रता तो मेंशन है, तो जहाँ पे एक नहीं है उसको आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब अब या बी सही होगा या तो फिर डी सही होगा। ठीक है, यहाँ देखो जो बी और सेकेंड लिखा है राष्ट्र की गरिमा, देखो जब आप प्रेम्बल पढ़ोगे तो वहाँ पे राष्ट्र की गरिमा नहीं लिखा गया है, वहाँ पे लिखा गया व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, ना कि राष्ट्र की गरिमा। तो इस आधार पर जो हमारा सेकेंड ऑप्शन गलत है, सेकेंड गलत है तो मतलब हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी, केवल 1 और 3, यानी 3 देखो प्रतिष्ठा की क्षमता, हाँ इसकी भी बात करता है हमारा प्रेम्बल, जो कि प्रतिष्ठा की क्षमता होनी चाहिए। और जो 4th राजनीतिक स्वतंत्रता, इसकी बात नहीं करता है। जो प्रेम्बल जो राजनीतिक स्वतंत्रता के बजाय राजनीतिक न्याय की बात करता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय हो, ऐसा आपने एक लाइन पढ़ा होगा, उसमें प्रेम्बल में हमारे लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रेम्बल के हर एक वर्ड को, एक छोटा सा पैराग्राफ है, हर एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसका मतलब भी समझिए क्या है, क्योंकि प्रेम्बल से भी आपको हर साल एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस आधार पर जो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा कुछ संविधान संशोधन दिए गए और पूछ रहा है उसके क्या परिणाम, उसके सामने जो परिणाम है क्या ये मैच करे कि नहीं। ठीक है, आपको सम्मिलित करना है। पहला है 61 संशोधन अधिनियम, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। सेकेंड है क्या 86वां संविधान संशोधन की बात करता है। 86वां संविधान संशोधन बालक को शिक्षित करना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा, ये बोल रहा है। 52 वाला जो संशोधन है वो ये बोला कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का उपबंध किया गया। ये 3 अमेंडमेंट आपको बताने क्या ये तीनों सही है। तो देखो जो इसका आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है केवल 3, बी दिया है 1 और 2, सी दिया है केवल 2, डी दिया है 1, 2, 3। ठीक है, आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका देखो सही आंसर जो होगा वो डी होगा, तीनों सही है। 61 वाले संशोधन से जो कि जो वोटिंग का आयु था उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 86 के तहत ही अमेंडमेंट के तहत ही जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था हमारा, और 52 अमेंडमेंट के तहत ही दल परिवर्तन से संबंधित कानून और प्रावधान किए गए हैं। तो ये तीनों सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये थोड़ा ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ओके, क्वेश्चन ये 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 न तो 2। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है कि संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मूल अधिकारों के माध्यम, जी हाँ ये सही है कि केवल जो संविधान संशोधन अधिनियम उसी के आधार पर जो कि मूल अधिकार में संशोधित संसद कर सकता है। तो बी जो ऑप्शन है, देखो मूल अधिकार में किसी भी प्रकार के संशोधन की बात करें, अगर फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन करना है तो बोल रहा है उसके लिए हमें जो कि आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मूल अधिकार में अगर हमको परिवर्तन करना है, कोई भी संशोधन करना है संसद द्वारा, तो वो आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत से ही जो कि हो जाता है। इसमें आधे राज्यों के समर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो आधे राज्यों के समर्थन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित हो, संघवाद की जो भावना है भारत की वो अगर प्रभावित होगा तब वहाँ पे जो कि आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। जैसे आप देख लो केंद्र राज्य संबंध है, सेंटर और स्टेट रिलेशन की अगर बात रहे, यहाँ पे कोई अगर संशोधन करना है तो यहाँ पे आधे राज्यों की आवश्यकता होगी। प्रेसिडेंट से संबंधित कोई बात है उसमें कोई परिवर्तन करना है तो आधे राज्यों के अनुसमर्थन की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित कोई प्रावधान में चेंजेस करने तो आधे राज्यों की आवश्यकता होगी। 7th शेड्यूल जो हमारा है ना, जिसमें 3 लिस्ट की बात करता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसमें कोई चेंज करना है तो आधे राज्यों के समर्थन की बात होगी। फिर उसके बाद आप देखो संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में कितने मेंबर जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, कहाँ से कौन से स्टेट से, इसमें कोई परिवर्तन करना है तो भी आर्टिकल 368
आधे राज्यों की जरूरत पड़ेगी। और अगर आर्टिकल 368 में, ठीक है, अनुच्छेद 368 में कोई परिवर्तन करना है कि किस जो संशोधन का एक प्रक्रिया बताया गया है, इसमें कोई परिवर्तन करना है तो भी आधे राज्यों की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ है पॉइंट जहाँ पे आधे राज्यों की जरूरत पड़ती है। बाकी फंडामेंटल राइट में अगर अमेंडमेंट करना है तो हमको आधे राज्यों का समर्थन की जरूरत नहीं है। तो इस आधार पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96 निम्नलिखित में से कौन सा से रोग माता से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचारित हो सकता है। मतलब कि मदर से जो कि चाइल्ड में कौन सा रोग है जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कि संचारित हो सकता है या फैल सकता है। ऑप्शन एक है जीका, बी है, 2 है इबोला, 3 है HIV, डी है 4th है जो रूबेला। जीका, इबोला, HIV, रूबेला, इनमें से बोले कौन सा है जो संचारित हो सकता है मदर टू चाइल्ड। तो ऑप्शन है केवल एक, बी है 1 2 3, सी है 2 3, डी है 1 2 3 4। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, बार बार ऐसे हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संबंध में के प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन मतलब 3 गलत होगा, एक ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 हमारा है। चलो आज ये वाला टेस्ट 1 खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या बोला है। ऑप्शन ए है हमारा लोकपाल को किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान यानी सुमोटो के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी। बी कह रहा है लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की व अधिहरण करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। सी कह रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है। डी कह रहा है आपका लोकपाल द्वारा अनाम शिकायतों पर भी विचार किया जाता है। देखो यहाँ पे जो आपका पहला स्टेटमेंट है ना ऑप्शन ए कि लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करने से, जी नहीं, लोकपाल जो कि सुमोटो के तहत जो कि कार्रवाई नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। बी है लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित की गई संपत्ति व कुर्की अधिग्रहण करने के संबंधी कोई प्रावधान है, जी नहीं। अगर जैसे लोकपाल को लगे कि ये कोई जो आरोपी है या कोई मतलब कि जिस पे केस चल रहा है कोई लोक सेवक पे कोई भ्रष्टाचार का संबंधी या कोई भी चीज़ का, तो अगर वो चाहे तो उसकी संपत्ति का कुर्की और अधिग्रहण केस चलने के दौरान भी भले आरोप साबित ना हो तब भी वो कर सकता है। तो ये बी वाला ऑप्शन गलत है। सी बोल रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया, जी हाँ ये सही है। आंशिक रूप से लाया गया है, पूर्ण रूप से नहीं लाया गया है। जैसे कुछ मामलों में उनको छूट भी दी गई है, लेकिन जो है कि प्रधानमंत्री ऑफिस भी जो है कि इसके दायरे में आते हैं। इसलिए कहा जाता है लोकपाल जो कि सबसे शक्तिशाली जो कि आपका एक विभाग है। डी वाला जो है कि लोकपाल द्वारा अनाम शिकायतों पर भी विचार किया जाता है, जी नहीं। अनाम शिकायत मतलब कि कोई ऐसे है जो गुमनाम मतलब अपना नाम नहीं बता रहा है और वो शिकायत दर्ज करा रहा है, वो अपना मतलब कुछ भी नहीं बता रहा है, बस ऐसे कहीं से भेज दिया, तो उस पर अगर कोई विचार किया जाएगा तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही पूछा था कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 98 देखोगे, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। पूछा आपसे ये ध्यान रखा, स्पष्ट रूप से कहाँ उल्लिखित है, केवल उद्देशिका में, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, न तो उद्देशिका और न ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका जो सही आंसर है, देखो इसका सही आंसर आपको मिलेगा हाँ 98 का क्या हुआ, सी। प्रियम्बल और DPSP दोनों जगह जो कि राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आपको जो उद्देश्य है वो आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे, DPSP पढ़ोगे तो दोनों जगह ये चीज़ें जो कि मेंशन है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता है। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, संसद की संप्रभुता, बी सेकेंड है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, थर्ड है संसद का आवधिक विघटन। तो देखो हमारे यहाँ जो संसद की संप्रभुता नहीं है, ये ब्रिटेन में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं कि संसद संप्रभु है, संसद पे भी कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो एक तो गलत हो गया, एक गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, केवल दो, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो सबको पता है। और संसद का आवधिक विघटन, जी हाँ जी ऐसा नहीं है कि संसद को जो कि समय के पूर्व विघटित नहीं किया जाता। यहाँ पे देखो आप भले राज्यसभा को विघटित नहीं किया जाता है, पर लोकसभा को समय पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, इसलिए ये वाला थर्ड वाला गलत हो जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 100,
लोकतंत्र के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डेमोक्रेसी से संबंधित बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, समझिए। पहला स्टेटमेंट है, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे होते हैं। ठीक है, एक तरह से अधिकार क्या है ये पूछ रहा है आपसे। दूसरा, अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ओके, ये एक डेमोक्रेसी के अधिकार के संबंध में बात कर रहा है। ठीक है, देखो क्या ये दोनों बात सही है डेमोक्रेसी के संदर्भ में अधिकार की बातें? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, डी है न तो एक न तो दो। देखो ये जो दोनों बातें सही है। किसी भी डेमोक्रेसी में देखो ना, जो राइट है वो राइट क्या होता है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे होते हैं। किसी व्यक्ति का कोई किसी चीज़ पर दावा है और उसको समाज जो कि मान्यता प्राप्त कर दिया है, लॉ भी उसको मान्यता प्राप्त कर दिया, तो वो उसका वो अधिकार कहलाता है। दूसरा क्या है? अधिकार जो कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भी होते हैं। अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकार ताकि जो बहुसंख्यक है उस पर अपने अत्याचार ना कर सके। तो ये दोनों बात सही है, डेमोक्रेसी में दोनों चीज़ें लागू होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो आज हमने अपना पहला टेस्ट ख़त्म किया है। कल से हम टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे। ये 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा। चलते जो भी चैनल पे नए हमारे मित्र लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।